Hello everyone, I Lavina Kumawat welcoming you all at Scoreshala. So, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन के हमने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। चैप्टर के साथ साथ में जितने टॉपिक थे वो सब हमने देख लिए। पिक्चर्स मैंने आपको बता दी है कि कौन कौन से आपको जो है वो लर्न करनी है। नाउ अब आती है बारी रिवीजन की। तो रिवीजन में हम क्या करने वाले हैं, हम देखेंगे एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन कि जो एनसीईआरटी की बुक के अंदर गिवन है। दैट मीन्स कि उससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन जो है वो फॉर्म हो सकता है। मतलब टॉपिक आपने पढ़ लिया है, अब एग्जाम के अंदर क्वेश्चन किस तरह से फॉर्म होगा तो वो हमें एनसीईआरटी के क्वेश्चन से आइडिया हो जाएगा एंड उसका आंसर कैसे देना है तो वो हम आपको बताएंगे। चलिए सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट से। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, दैट इज इफ अ ट्रेट ए exists in 10% of a population of an asexually reproducing species and a trait B exists in 60% of the same population, which trait is likely to have arisen earlier? आपको ये बताना है कि एक पॉपुलेशन है हमारे पास में, उस एक पॉपुलेशन के अंदर एक 10% जो एक ट्रेट ए है जो कि 10% है। मतलब एक ट्रेट है ए जो कितना है उसके अंदर 10% है ओनली, ठीक है। एक है ट्रेट बी, एक है ट्रेट बी, वो कितना है तो वो है 60%। ये 60% एग्जिस्ट करता है उस एक पॉपुलेशन के अंदर। अब आपको ये बताना है कि दोनों में से कौन जल्दी अराइज हुआ था, कौन सबसे पहले अराइज हुआ था। दोनों में से 60% वाला जल्दी अराइज हुआ था या 10% वाला, मतलब पहले कौन अराइज हुआ। तो देखो एक पॉपुलेशन के अंदर क्या होता है, जब भी उनके अंदर कोई वेरिएशन होता है, सपोज नेचुरल सिलेक्शन की वजह से कोई वेरिएशन हो गया या उनको सर्वाइव करने के लिए अपने अंदर कोई वेरिएशन की रिक्वायरमेंट पड़ी या ऐसे ही किसी जीन के अंदर वेरिएशन हुआ, धीरे धीरे वो अक्यूमुलेट होता गया और क्या हो गया, बहुत सारी स्पीशीज के अंदर वही वेरिएशन जो है वो विजिबल होने लगा। नाउ अब सोचो सपोज एक पॉपुलेशन के अंदर यहाँ पर बहुत सारे पर्सन है, ठीक है, ये बहुत सारे स्पीशीज है, स्पीशीज के अंदर जो ऑर्गेनिज्म होता है वो है। अब इन ऑर्गेनिज्म में से एक देखो ये ब्लैक कलर वाला है, एक और है जो ब्लैक कलर का। अब आप मुझे ये बताओ इसमें से वेरिएशन जो है कौन सा पहले हुआ होगा। भाई अगर वेरिएशन हुआ भी होगा, सपोज हम बात करते हैं कि यहाँ सारे ही जो रेड कलर वाले हैं और इसमें से एक ऐसा है अलग से, चलो कुछ है जो येलो कलर के, कुछ जो है येलो कलर के, रेड कलर के ऑलरेडी पहले से थे, ऑलरेडी रेड कलर के पहले से थे, फिर कुछ वेरिएशन हुआ, उस वेरिएशन की वजह से क्या हो गया, उस वेरिएशन की वजह से जो येलो कलर की स्पीशीज है वो फॉर्म हो गई। आफ्टर दैट एक और वेरिएशन स्टार्ट हुआ जिसकी वजह से ब्लैक कलर की जो स्पीशीज थी वो स्टार्ट हो गई। अब आप इसको देख के बता सकते हो इजीली कि सबसे पहले कौन अराइज हुआ है। सबसे पहले अराइज हुआ है येलो कलर वाला। तो रेड कलर तो हमें पता ही है कि ऑलरेडी ये स्पीशीज जो थी वो स्टार्टिंग से रेड कलर में थी। उसके बाद जब हम वेरिएशन की बात करेंगे तो वेरिएशन में देखो इनका रेशियो देख के हमें क्या समझ में आ रहा है कि ये जो येलो कलर वाला है ये पहले अराइज हो गया था। मतलब ये येलो वाला जो वेरिएशन था ये इन स्पीशीज के अंदर पहले से आया था, थोड़ा पहले आया था। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो उसके बाद कौन सा वेरिएशन आया है, ये जो ब्लैक कलर वाला वेरिएशन है ये उसके बाद आया है। सो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी हमारा यही है कि अगर 10% एक ट्रेट ए है जो कि 10% स्पीशीज के अंदर है, एक ट्रेट बी है जो 60% स्पीशीज के अंदर है, लेकिन अब हमें क्या पता करना है कि कौन सा पहले अराइज हुआ है। तो भाई जो पहले अराइज होगा वही तो ज्यादा होगा और जो अभी अराइज हुआ है वो ज्यादा कैसे हो सकता है। उसका रिप्रोडक्शन होते होते टाइम लगेगा ना, कि जब तक उसका रिप्रोडक्शन होगा उसके बाद वो जो वेरिएशन है वो आगे से आगे प्रोजीनी में ट्रांसफर होगा और बहुत सारी प्रोजीनीज ऐसी हो जाएगी जिसके अंदर वो वेरिएशन जो है वो विजिबल होने लग जाएगा, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। तो उस टाइम पीरियड जो है उससे पहले अगर हम चेक कर रहे हैं, दैट मीन्स कि हमें पता होना चाहिए कि ये जो येलो कलर वाली स्पीशीज है ये पहले अराइज हुई थी, उसके बाद ये ब्लैक कलर वाली स्पीशीज जो है वो अराइज हुई है। और ब्लैक कलर वाली स्पीशीज जो अभी नहीं है, बिल्कुल न्यू है, अभी न्यूली अराइज हुई है ये, तो इसको टाइम लगेगा अपने आप को ग्रो करने में, अपने आप को बढ़ाने में, अपनी पॉपुलेशन को इंक्रीज करने में। चलिए सो अब आप आंसर कैसे लिखेंगे, तो देखो आंसर क्या लिखा हुआ है आपके पास में। आंसर में क्या लिखना है, in asexual reproduction the reproducing cells produce a copy of their DNA। ये तो हमें पता है, अब चाहे हम सेक्सुअली रिप्रोडक्शन देखें चाहे असेक्सुअली रिप्रोडक्शन देखें, लेकिन दोनों ही केसेस के अंदर क्या होता है, दोनों के ही अंदर एक डीएनए कॉपी होता है। अब असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, दैट मीन्स कि डीएनए जो होगा वो सिमिलर होगा, प्रोजीनी जो होगी वो अपने पेरेंट के बिल्कुल ही आइडेंटिकल होगी। लेकिन अगर हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तो वहां क्या होता है, डीएनए कॉपी होता है और डीएनए कॉपी होके क्या करता है, एक नया प्रोटीन बनाता है जिसकी वजह से जो प्रोजीनी होती है वो अपने पेरेंट की आइडेंटिकल बिल्कुल भी नहीं होती है। सो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, रिप्रोडक्शन सेल्स जो है वो एक डीएनए की कॉपी प्रोड्यूस करेंगे थ्रू सम केमिकल रिएक्शन। कुछ केमिकल रिएक्शन के थ्रू एक डीएनए की वो कॉपी प्रोड्यूस करेंगे।
However, this copying of DNA is not accurate and therefore the newly formed DNA has some variation. जो asexual mode of reproduction होता है, जैसा कि हम बोल रहे हैं कि उसके अंदर क्या होगा, जो प्रोजीनी है वो अपने पेरेंट के आइडेंटिकल होगी, लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं माइनर चेंज जरूर होगा, बिकॉज जब हम करवाते हैं किसी चीज़ की फोटोकॉपी तो फोटोकॉपी के अंदर हमेशा एक माइनर चेंज जरूर होता है, तो वही माइनर चेंज जो है वो इनमें भी होगा। सो देखो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, ये देखो ये सारे क्या थे, ब्लू कलर के थे। उसके बाद कौन आए, तो उसके बाद आए कि जिनका हेड ब्लू हो गया और पैर जो थे वो ग्रीन कलर के हो गए, ठीक है। अब जिनका हेड जो है वो रेड कलर का हुआ है, ये ऑलरेडी खुद ब्लू कलर के थे। एक ऐसा आया जिसका हेड कैसा हो गया, रेड कलर का हो गया। अब जो ये हेड रेड कलर का था उसके आगे अगर देखेंगे तो फिर एक नया वेरिएशन हो गया कि एक हाथ में इनके डिफरेंस हो गया। तो ये जो वेरिएशंस होते हैं ये जनरेशन टू जनरेशन चलते रहते हैं। नाउ अब ये जो वेरिएशंस है, देखो इसमें से सबसे पहले कौन सा आया होगा, तो भाई सबसे पहले ऑब्वियस ही बात है यही आया होगा। क्यों, जब आप इन दो के अंदर कंपैरिजन करोगे तो इन दो में कंपैरिजन करने से आपको पता चलेगा कि अच्छा इसका तो ये एक हाथ अलग है, इसका ये दूसरा हाथ अलग है, लेकिन दोनों के अंदर सिमिलर चीज क्या है, दोनों के ही हेड जो है वो सिमिलर है। मतलब कि ये जो हेड वाला जो वेरिएशन है ये इन हाथ वाले वेरिएशन से थोड़ा पहले ही आया होगा। क्यों आया होगा, बिकॉज क्वांटिटी वाइज अगर देखा जाए तो ये जो आपका इसका हेड वाला वेरिएशन है ये क्वांटिटी में ज्यादा है बजाय इसके हाथ वाले वेरिएशन के। सो जब डीएनए कॉपी हुआ तो देखो डीएनए कॉपी हुआ तो क्या कुछ वेरिएशन हुआ। चलिए, नाउ इट कैन बी इजीली ऑब्जर्व्ड इन द अबव फिगर दैट इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेरी फ्यू वेरिएशंस आर अलाउड। ऑब्वियसली बेटा जब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो बहुत ही कम वेरिएशन होगा। क्यों होगा बहुत कम वेरिएशन, बिकॉज जब एक ही सिंगल सेल है, सिंगल सेल ही अपने आप को कॉपी कर रहा है, अपने आप को डिवाइड कर रहा है और डिवाइड करके एक नई स्पीशीज बना रहा है, तो उसके अंदर जो वेरिएशन होंगे वो बहुत माइनर से होंगे। चलिए, therefore in a trait is present in only 10% of the population, it is more likely that the trait has arisen recently. Hence it can be concluded that trait B that exists in 60% of the same population has arisen earlier than trait A. ठीक है, trait A जो है देखो वो 10% people के अंदर है, 10% ऑर्गेनिज्म के अंदर है। trait B जो है वो 60% ऑर्गेनिज्म में है। तो डेफिनेटली बेटा जो जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी, जो ज़्यादा लोगों के अंदर नज़र आ रहा है, दैट मीन्स कि वो पहले ही अराइज हो चुका था। और जो अभी न्यूली है, नया नया बना है, तो हो सकता है एक दो के अंदर ही वो वेरिएशन है, उसके आगे की जो प्रोजीनीज होगी उनके अंदर वो वेरिएशन नज़र आ जाएगा। लेकिन अभी वो वेरिएशन किसी प्रोजीनी में नज़र नहीं आ रहा है एक्सेप्ट 1 और 2 और 3, ठीक है। तो वो जो 1, 2, 3 जो है जिनके अंदर वो वेरिएशन नज़र आ रहा है वो लोग अभी न्यूली अराइज हुए हैं, उनका वेरिएशन जो है वो अभी बिल्कुल ब्रांड न्यू है, ठीक है। चलिए, सो आई होप कि ये क्वेश्चन क्लियर होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज द क्रिएशन ऑफ वेरिएशन इन अ स्पीशीज प्रमोट सर्वाइवल। देखो एक वेरिएशन से जो कोई स्पीशीज अगर नहीं बनती है तो वो सर्वाइवल के लिए कैसे प्रमोट कर लेती है। मतलब एक स्पीशीज है, एज आई टोल्ड यू कि एक स्पीशीज होगी, जैसे ही उसका रिप्रोडक्शन होगा कंटिन्यूअसली रिप्रोडक्शन होते 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 उनके अंदर क्या हो रहा है, वेरिएशन भी हो रहा है साथ साथ में। ये जो वेरिएशंस है जब ये इकट्ठे हो जाएंगे तो लास्ट के अंदर देखो क्या कह रहा है कि जो क्रिएशन ऑफ वेरिएशन है किसी भी स्पीशीज के अंदर, क्या वो सर्वाइवल में हेल्प करता है, क्या वो सर्वाइवल में हेल्प करेगा। भाई अगर हमारे पेरेंट जो है वो आज अगर यहाँ रह रहे हैं और हमारे अंदर अगर ये चेंजेस नहीं हुए होते तो क्या हम सर्वाइव नहीं कर पाते, बिल्कुल कर पाते। सो वेरिएशन जो होता है क्या वो सर्वाइवल में हेल्प करते हैं या नहीं करते, करते हैं, लेकिन हर बार ये जरूरी नहीं है कि वेरिएशन जो है वो सर्वाइवल के लिए ही आए हो, वेरिएशन और भी किसी रीजन से भी आ सकते हैं। चलिए, so sometimes for a species the environmental conditions change so drastically that their survival becomes difficult. कई बार ऐसा होता है एनवायरनमेंट के अंदर कि इतना ज़्यादा चेंज हो जाता है कि उस चेंज की वजह से जो भी ऑर्गेनिज्म है वो अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पाते, और उनको अपने आप को सर्वाइव करने के लिए क्या करना पड़ता है, अपने जीन में अपने डीएनए में कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं। उन चेंज को ही तो हम वेरिएशन कहते हैं। सपोज एक पॉन्ड था, एक पॉन्ड के अंदर क्या हुआ, बहुत ज़्यादा उसका टेम्परेचर बढ़ने लग गया, उस पानी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गया। तो जब बढ़ने लग गया तो जो उसके अंदर बैक्टीरियाज थे, उन बैक्टीरियाज में से क्या हुआ, कुछ बैक्टीरियाज ने तो अपने अंदर वेरिएशन शो किया, उस वेरिएशन की वजह से वो वहाँ पर सर्वाइव करने के लिए एडेप्टेड हो चुके थे। लेकिन जो बैक्टीरियाज अपने अंदर चेंज नहीं कर पाए थे, वो उनके अंदर अगर चेंज नहीं है, उनके जीन जो है उसमें चेंजेस नहीं है, डीएनए में चेंजेस नहीं है, तो क्या हुआ, वो वहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाए और वो उस गर्मी को नहीं झेल पाए। ऐसा क्यों हुआ,
क्योंकि उनके डीएनए में जो चेंजेस आने चाहिए थे, जो वेरिएशन होना चाहिए था, वो वेरिएशन नहीं हुआ। तो वेरिएशन जो होता है वो मोस्ट ऑफ द टाइम आपके सर्वाइवल से कनेक्टेड होता है, कि अगर आपकी बॉडी जो है उस चीज़ के लिए एडेप्टेड हो जाती है, जो भी चेंजेस हो रहे हैं एनवायरनमेंट के अंदर, अगर वो उसके लिए एडेप्टेड हो जाती है, या अगर उसके अकॉर्डिंग वो अपने आप को चेंज कर लेती है, अपने अंदर वेरिएशन कर लेती है, या अपने आगे की प्रोजेनी में वेरिएशन कर लेती है, उसके डीएनए में चेंज कर लेती है, दैट मीन्स कि वो सर्वाइव कर लेगी। लेकिन अगर हम अपने जिद पर अड़े रहे कि नहीं 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 हम तो जैसे वैसे ही रहेंगे, हमारे जीन में कोई बदलाव नहीं होगा, हमारा डीएनए जो है वो चेंज नहीं होगा, तो भाई वो चेंज नहीं होगा तो हम बदल जाएंगे, हमारी जगह बदल जाएगी रहने की, धरती पर रह रहे वहाँ से स्वर्ग पहुंच जाएगी, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला है। तो ये जो थर्मोफिलिक बैक्टीरियाज थे, उनमें से जिनके अंदर वेरिएशन हो गया, वो बैक्टीरियाज तो कहाँ चले गए? वो बैक्टीरियाज तो कहीं नहीं गए, वही पॉन्ड के अंदर थे, आराम से वहाँ अपनी जिंदगी जी रहे थे, सर्वाइव कर रहे थे। लेकिन जो बैक्टीरियाज अपने अंदर वेरिएशन नहीं कर पाए, वो सारे ही बैक्टीरियाज जो है वो मर गए, वो खत्म हो गए। अगर सारे ही बैक्टीरियाज के अंदर वेरिएशन नहीं होता तो क्या होता? वो स्पीशीज खत्म हो जाती। लेकिन कुछ बैक्टीरियाज ने क्या किया, उसके अपने अंदर चेंजेस दिखाए, अपने डीएनए में चेंज किया और सर्वाइव कर गए, दैट मीन्स कि अपने स्पीशीज को भी बचा लिया खत्म होने से। चलिए, फॉर एग्जाम्पल, इफ द टेम्परेचर ऑफ वाटर इंक्रीजेस सडनली, अगर किसी वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज होता है, मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया लिविंग इन दैट वाटर वुड डाई। डेफिनेटली जो भी उस वाटर के अंदर रहते हैं वो सारे बैक्टीरियाज मर जाएंगे। ओनली फ्यू वेरिएंट्स, कुछ फ्यू वेरिएंट्स जो है जो कि हीट को रेजिस्ट करते हैं, वो वहाँ पर सर्वाइव करने के लिए एबल हो जाएंगे। इफ दीज वेरिएंट्स वर नॉट देयर, अगर ये वेरिएंट्स वहाँ पर नहीं होते तो क्या होता? वो पूरी की पूरी स्पीशीज जो थी बैक्टीरिया की वो ही खत्म हो जाती। लेकिन ऐसा होता नहीं है। चलिए, thus these variants help in the survival of the species. So I hope कि क्लियर है कि सर्वाइवल में क्यों हेल्प करता है। अब सपोज हम यहाँ रह रहे हैं, ठीक है, हम सपोज है इंडिया के अंदर, हम अगर कहीं ऐसी जगह चले जाए, इंडिया में ही कहीं और देख लो, चलो अगर कोई पर्सन है जो कि राजस्थान से, बहुत गर्मी होती है, अब अगर उसको पर्सन को भेज दिया जाए जम्मू कश्मीर, तो क्या होगा? इतनी सर्दी है कि वो वहाँ पर सह नहीं पाएगा, हो सकता है कि बीमार पड़ जाए, हो सकता है कि उसकी डेथ भी हो जाए, या ये हो सकता है कि वो थोड़े टाइम तक तो मतलब बेड से उठे ही नहीं। थोड़े टाइम तक नहीं उठना और एक पूरा खत्म हो जाना, इट्स अ फार डिफरेंस, ह्यूज डिफरेंस होता है दोनों चीज़ों के अंदर। क्या हुआ? थोड़े टाइम तक अगर खड़े नहीं हो रहे, इसका मतलब क्या होगा? उस थोड़े टाइम के अंदर हमारी बॉडी जो होती है वो अपने आप को प्रिपेयर करती है वहाँ पर सर्वाइव करने के लिए। अगर सर्वाइव करने के लिए हमारी बॉडी हमको प्रिपेयर नहीं करेगी तो क्या होगा? हम मर जाएंगे। लेकिन ये जो एडेप्टेशंस होता है ना कंटिन्यूअसली, कि ठीक है चेंज हो गया, ये सब क्या है? ये वेरिएशंस क्या करते हैं? अपने आप को सर्वाइव करने में हेल्प करते हैं। सपोज एक जिराफ है, जिराफ की गर्दन पहले बहुत छोटी थी, लेकिन पेड़ तो ऊंचे ऊंचे थे, तो खाना खाने को उसको नहीं मिल पाता था। तो अगर सपोज किसी ने अपनी गर्दन ऊपर कर करके अपनी गर्दन को ऊंचा नहीं किया होता तो क्या होता? सारे के सारे जिराफ जो है वो खत्म हो जाते। लेकिन जिराफ खत्म नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? बिकॉज जब उन्होंने क्या किया, अपनी गर्दन को ऊपर करने की कोशिश करी, रोज कोशिश कर रहे थे, तो रोज कोशिश करने से क्या हुआ? धीरे 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 ये गर्दन जो है वो नेक्स्ट प्रोजेनी में थोड़ी और लंबी हुई, फिर रिप्रोडक्शन हुआ, फिर प्रोजेनी में जो है थोड़ी और लंबी हुई। पहले वाले तो जैसे तैसे सर्वाइव कर गए, उसके बाद वालों को प्रॉब्लम ना हो उसके लिए क्या होता था? गर्दन जो है वो कंटिन्यूअसली लंबी होती गई और आज इतनी लंबी हो गई है कि वो जो प्लांट है ऊपर के वो बहुत इजीली जिराफ खा सकते हैं। तो ये भी क्या होता है? ये एक ऐसा वेरिएशन है जो उनको सर्वाइव करने में हेल्प करता है। चलिए, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ओके, एक चीज और देखनी है आपको। देखो, उसी वेरिएशन के अंदर जो हम अभी बात कर रहे थे वेरिएशन की, उसी वेरिएशन में एक चीज और देखनी है कि ये देखो, ये सारे क्या थे? रेड बीटल्स थे। यहाँ पर रेड बीटल्स थे, उसके बाद आ गए कौवे। उनको लगा कि अच्छा ये तो बहुत सुंदर चीज दिख रही है, बेर जैसा लग रहा है, मीठे मीठे स्ट्रॉबेरी लग रही है, तो स्ट्रॉबेरियों को ये खाने लग गए। अब स्ट्रॉबेरी तो थी नहीं, बीटल्स खत्म होने लग गए। तो उन बीटल्स में से एक बीटल ऐसा था जिसकी बॉडी के अंदर क्या हुआ? चेंज हो गया। क्या चेंज हुआ? उसकी बॉडी के जीन में इस तरह का चेंज हुआ कि वो जीन का उस बीटल की बॉडी का कलर ही चेंज हो गया। उसका कलर चेंज कैसे हुआ? बिकॉज ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। नेचर भी हमारी हेल्प करती है अगर हम चेंज करने की कोशिश करें तो, ठीक है। सिर्फ वेरिएशन की बात नहीं है, नॉर्मल में भी अगर हम अपने आप को चेंज करने की कोशिश करते हैं किसी चीज के लिए तो नेचर जो है हमेशा हेल्प करती है, बिकॉज नेचर खुद एनी टाइम चेंज होती रहती है। एवरी टाइम, एवरी सेकेंड वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चेंज जरूर हो रहा है। सो उस चेंज की वजह से क्या हुआ कि बीटल्स जो थे उनका कलर चेंज हो गया। कुछ बीटल्स ऐसे हो गए जो कि ग्रीन कलर के हो गए। धीरे 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 उनका रिप्रोडक्शन हुआ और जो बाद में जो बीटल्स बने, बहुत सारे बीटल्स जो बने वो ग्रीन कलर के बने। अब जो ग्रीन कलर के बीटल्स थे वो इस ग्रीन कलर के लीफ पे नजर नहीं आ रहे थे। क्या आपको यहाँ नजर आ रहे हैं क्या? बिल्कुल नहीं। तो नजर नहीं आ रहे, इसका मतलब क्या है? ग्रीन कलर की लीफ पे ग्रीन कलर के बीटल नजर नहीं आएंगे, तो ये जो कौवे जो स्ट्रॉबेरी समझ के इनको खा रहे थे वो इनको खा नहीं पाएंगे, और जब इनको नहीं खाएंगे तो डेफिनेटली ये सर्वाइव कर गए।
देखो अगर सिर्फ रेड बीटल्स ही होते, अगर ओनली रेड बीटल्स होते और इन्होंने अपने आप में चेंज नहीं किया होता तो क्या होता, एक टाइम के बाद सारे बीटल्स खत्म हो जाते, बीटल की स्पीशीज ही खत्म हो जाती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? बिकॉज यहाँ पर क्या थे, ग्रीन कलर के बीटल्स और थे। तो ग्रीन कलर के बीटल्स, एक बीटल बना, फिर उसने बहुत सारे बीटल्स बनाए, उसने और बीटल्स बनाए, बहुत सारे बीटल्स बनाए, और सारे के सारे बीटल्स क्या थे, ग्रीन कलर के थे, जो कि उस कौवे को नजर नहीं आए। और जब उस कौवे को नजर नहीं आए, इसका मतलब बीटल्स की जो स्पीशीज थी वो सर्वाइव कर गई। चलिए, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डू मेंडल्स एक्सपेरिमेंट्स शो दैट ट्रेट्स मे बी डोमिनेंट और रिसेसिव? मेंडल का एक्सपेरिमेंट कैसे शो करता है कि ट्रेट्स जो होते हैं वो डोमिनेंट भी हो सकते हैं और रिसेसिव भी हो सकते हैं। तो डोमिनेंट और रिसेसिव क्या होता है, देखो वापस एक बार रिवाइज करते हैं उसको कि डोमिनेंट क्या होता है, रिसेसिव क्या होता है। देखो इन दोनों में से आपको क्या लग रहा है कि डोमिनेंट कौन सा होगा? तो भाई डोमिनेंट जो है, ये जो इसको उठा के घूम रहा है ना, ये होगा डोमिनेंट वन, ये होगा आपका रिसेसिव वन। ये रिसेसिव क्यों होगा? बिकॉज ये अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा है। ये रिसेसिव क्यों होगा? रेड वाला जो है, रेड टी शर्ट वाला जो पर्सन है, ये जो छोटा सा बच्चा है, ये अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा है, ये डरा डरा सा है, और ये इस ब्लैक वाले टी शर्ट वाले से मार भी खा रहा है, तो ये इसको आगे तो आने देगा नहीं। तो फिर ये अगर दोनों साथ में रहेंगे भी तो भी क्या होगा, हमेशा आगे कौन आएगा? द ब्लैक वन। तो ये ब्लैक कलर की टी शर्ट वाला है, ये हमेशा आगे आएगा, और ये जो रेड कलर की टी शर्ट वाला है पर्सन, ये क्या करेगा, ये अपने आप को रिप्रेजेंट करने की कोशिश तो कर रहा है लेकिन हो नहीं पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? बिकॉज ये यहाँ पर खड़ा है। जब तक ये इसको परमिशन नहीं देगा किसी काम की, तब तक ये वो काम कर नहीं सकता। इसको जाना है बेचारे को घर, लेकिन ये जाने नहीं दे रहा कि नहीं मेरे साथ खेलो। तो खेलो तो क्या होगा, इसको खेलना पड़ेगा। तो क्या हुआ, ये जो है ये डोमिनेंट वन है, जिसको अपनी बात मनवाना आता है, भले मार के मनाओ चाहे कैसे भी मनाओ, लेकिन ये अपनी बात मनवा लेता है। तो ये हुआ डोमिनेंट वन, और ये हुआ रिसेसिव वन, जो कि डरा डरा सा है, जो अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, जो आगे आके दिखाई नहीं देगा किसी को भी। ठीक है, तो ये तो हुआ हमारा डोमिनेंट और रिसेसिव की डेफिनेशन। अब जो मेंडल ने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था कि जिसकी वजह से हमें पता चला कि डोमिनेंट और रिसेसिव ट्रेट्स होते हैं, और डोमिनेंट अपने आप को रिप्रेजेंट करता है और रिसेसिव अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पाता है। सो क्या हुआ, हमने क्या किया, मेंडल ने सबसे पहले क्या किया, टॉल प्लांट्स लिए। मेंडल ने सबसे पहले लिए टॉल प्लांट्स, उसके बाद लिए उसने स्मॉल प्लांट्स, ड्वार्फ प्लांट्स लिए। ये ड्वार्फ प्लांट्स है, ये आपके टॉल प्लांट्स हो गए। अब क्या हुआ, दोनों का क्रॉस करवाया गया। तो देखो इसमें भी है कैपिटल टी, इसमें भी है स्मॉल टी, दोनों सिमिलर मिलने वाला है। तो जो हमें रिजल्टेंट मिलेगा वो रिजल्टेंट हमें क्या मिलेगा, तो देखो रिजल्टेंट क्या मिलेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। स्मॉल टी का मतलब होता है जो कि रिसेसिव ट्रेट है, मतलब ये जो ड्राफ्टनेस वाला है ना, ये रिसेसिव ट्रेट है, और ये जो कैपिटल टी है मतलब कि ये डोमिनेंट ट्रेट है, मतलब ये अपने आप को विजिबल होने देगा। ये टॉलनेस जो है ना, ये अपने आप को आगे आने देगी हमेशा। तो जो भी प्लांट्स बने, जब इन मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया, तो ये तो थी पेरेंट जनरेशन, ये जो थी ये तो थी पेरेंट जनरेशन थी। चलो ये हो गई आपकी पेरेंट जनरेशन। पेरेंट जनरेशन के बाद देखो क्या होगा, जैसे ही इन दोनों को क्रॉस करवाया गया, क्रॉस करने से क्या मिला, कैपिटल टी स्मॉल टी मिला। कैपिटल टी और स्मॉल टी मिला। कैपिटल टी और स्मॉल टी का मतलब क्या होता है, जीनोटाइप में तो देखो दोनों चेंजेस है। जीनोटाइप में एक कैपिटल टी है एक स्मॉल टी है, दोनों है। लेकिन फिनोटाइप मतलब फिजिकली की अगर बात करेंगे, हमसे अपीयरेंस की अगर बात करेंगे, तो वहां पर क्या होगा, ओनली टॉलनेस आएगी। वहां पर क्या होगा, टॉलनेस आएगी। सारे ही प्लांट्स जो है वो टॉल होंगे। ठीक है, सारे ही जितने भी प्लांट्स है सबके सब क्या मिले, उनको टॉल मिले। तो अगर सबके सब टॉल मिले, क्या इसका ये मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ टॉल वाले ही जीन उनके पास थे? बिल्कुल नहीं। जितने भी प्लांट्स थे सबके अंदर देखो टॉल वाला जीन भी है, स्मॉल टी वाला जीन भी है। जब ये दोनों जीन है तो क्या हुआ, फिनोटाइप जो हुआ वो कौन बता रहा है अपने आप को, वो बता रहा है टॉलनेस। टॉलनेस बता रहा है मतलब क्या होगा, जो कैपिटल टी है वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन स्मॉल टी जो है वो अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा है। दैट मीन्स जो स्मॉल टी होगा वो रिसेसिव होगा, और जो कैपिटल टी होगा, जो टॉल होगा, वो डोमिनेंट होने वाला है। बिकॉज ये अपने आप को बताएगा, ये बाकी सबको क्या करेगा, पीछे धकेल देगा कि तुम लोग वहीं रुको। ठीक है, चलिए। तो मेंडल सेलेक्टेड ट्रू ब्रीडिंग टॉल एंड ड्वार्फ लीफ प्लांट्स. Then he crossed these two plants. The seeds formed after fertilization were grown, and these plants that were formed represent the first filial or F1 generation. All the F1 plants obtained were tall. मेंडल ने क्या किया, सबसे पहले तो मेंडल ने एक क्रॉस ब्रीडिंग करवाई जिसमें पौधे कैसे थे, पी प्लांट्स थे, कुछ टॉल थे, कुछ ड्वार्फ थे। दोनों का क्रॉस करवाया। क्रॉस करवाने के बाद क्या हुआ, जो सीड बना, सीड से हो रहा था फर्टिलाइजेशन, उस फर्टिलाइजेशन को
सीड से सीड जो बना आफ्टर फर्टिलाइजेशन, उस फर्टिलाइजेशन को क्या किया कि उस फर्टिलाइजेशन से जो सीड बना था उसको क्या किया, ग्रो करवाया। ग्रो करवाने के बाद जब वो ग्रो हो गया उसके बाद दूसरे प्लांट्स बनाए उसी सीड से जब प्लांट बनाए तो वो क्या था, ये जो प्लांट्स बने इनको हम क्या कहेंगे, ये है हमारी F1 जनरेशन। ये जो प्लांट है ये क्या है, ये है F1 जनरेशन। और F1 जनरेशन में सारे प्लांट्स कैसे मिले हमें, टॉल मिले, लेकिन उनका जीनोटाइप जो था वो डिफरेंट था। फिनोटाइप सेम है कि टॉलनेस है, लेकिन जो जीनोटाइप है, जीन देखो अलग अलग है, कैपिटल टी स्मॉल टी अलग अलग है ना, तो यही वाला क्या है जीनोटाइप जो कि इसका डिफरेंट है। ठीक है, ऑल द F1 प्लांट्स ऑब्टेन वर टॉल, जितने भी F1 प्लांट्स मिलेंगे वो सारे क्या होंगे, टॉल होंगे। उसके अलावा ब्लेंडिंग मॉडल प्रेडिक्शन या फिर मेंडल्स एक्चुअल रिजल्ट। अब हुआ क्या, सबसे पहले हुआ टॉल प्लांट और ड्वार्फ प्लांट लिया, शॉर्ट प्लांट लिए। हमने सोचा कि दोनों को मिलाने के बाद क्या होगा, मिड वाले प्लांट्स मिलेंगे, मतलब जो ना ज्यादा छोटे होंगे ना ज्यादा बड़े होंगे। लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं, ऑल मीडियम हो जाते हैं, फिर सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है, फिर सारे मीडियम होते हैं। इट्स नॉट पॉसिबल, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। चलिए नेक्स्ट स्टॉल लिया पहले इन्होंने प्लांट, फिर शॉर्ट लिया, तो ये तो हो गया इसका पेरेंट जनरेशन हो गई। उसके बाद इसमें जो नए प्लांट बने उनको वो क्या है, ऑल टॉल है, सबके सब जो है वो बहुत ज्यादा टॉल है। सबके सब अगर टॉल है इसका मतलब ये कौन सी जनरेशन हो गई, ये हो गई हमारी F2 जनरेशन, बिकॉज ये F1 जनरेशन के क्रॉस से आई है, ये F1 जनरेशन के क्रॉस से आई है और ये क्या है F2 जनरेशन हो चुकी है। नाउ F2 जनरेशन हो गई, अब क्या होगा, F2 जनरेशन का क्या किया हमने, सेल्फ फर्टिलाइजेशन कराया। F2 जनरेशन का सेल्फ फर्टिलाइजेशन कराया, जब सेल्फ फर्टिलाइजेशन कराया तो क्या हुआ, 3 पौधे तो हमें मिले जो टॉल थे और एक पौधा मिला जो कि शॉर्ट था। तो एक ही पौधा क्यों मिला शॉर्ट का, बिकॉज जब इसका जीनोटाइप चेक किया तो वो था कैपिटल स्मॉल टी। मतलब अगर कैपिटल टी आ जाता तो ये सब अपने आप को शो नहीं करता, ये उसको विजिबल होने में हेल्प करता। लेकिन क्या हुआ, इसके पास तो आया ही नहीं। ठीक है, जब इसके पास में कैपिटल टी आया ही नहीं, स्मॉल टी है, इसका मतलब क्या होगा, ये शॉर्ट होगा। चलिए, then Mendel self-pollinated the F1 plants and observed that all plants obtained in the F2 generation were not tall. Instead, 1/4 of the F2 plants were short. As I told you, तो देखो एक प्लांट क्या है, शॉर्ट है, लेकिन बाकी के 3 प्लांट क्या है, टॉल है। मतलब 75% प्लांट जो है वो टॉल हो गए और जो 25% है वो कितने हो गए, शॉर्ट हो गए। चलिए, सो पेरेंट जनरेशन हमें पता है, पेरेंट जनरेशन के बाद ये F1 जनरेशन होगी, ये भी हमको पता है। F1 जनरेशन के बाद हमें करवाना है सेल्फ फर्टिलाइजेशन, और सेल्फ फर्टिलाइजेशन के बाद में देखो क्या बन रहा है, F2 जनरेशन। F2 जनरेशन के अंदर क्या होगा, कुछ टॉल बनेंगे कुछ शॉर्ट बनेंगे, लेकिन शॉर्ट का जो रेशियो है, शॉर्ट प्लांट का जो रेशियो है वो 25% होगा, लेकिन लॉन्ग प्लांट का जो टॉल प्लांट का रेशियो होगा वो 75% होगा। चलिए, फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट मेंडल कंक्लूडेड दैट F1 tall plants were not true breeding. They were carrying traits of both short height and tall height. They appeared tall only because the tall trait is dominant over the dwarf trait. Tall वाला जो trait होता है वो क्या होता है, dominant होता है, और जो recessive वाला होता है वो dominant नहीं हो सकता। तो recessive वाला कौन सा होगा, जो कि अपने आप को शो नहीं करता। तो tall के साथ में और कौन था, short था। शॉर्ट अपने आप को शो नहीं करता, ड्वार्फ जो है वो अपने आप को शो नहीं कर रहा है। अपने आप को अगर वो शो नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये कौन सा है, ये रिसेसिव ट्रेट है। और जो इसका टॉल ट्रेट वाला है ये क्या होगा, डोमिनेंट ट्रेट होगा। ठीक है, चलिए, आई होप कि ये चीज आपको क्लियर होगी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डू मेंडल्स एक्सपेरिमेंट शो दैट ट्रेट्स आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली। आपको ये बताना है कि ट्रेट्स जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं, ट्रेट्स जो है वो अपने आप को इंडिपेंडेंटली शो कर देते हैं, इंडिपेंडेंटली इनहेरिट हो जाते हैं। ये आपको बताना है कि कैसे होते हैं। ठीक है, ट्रेट जो है वो अपने आप ही हो तो गए हैं, ट्रेट्स आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली, लेकिन कैसे, अचानक से हो गए क्या, बिल्कुल नहीं, अचानक से नहीं होता। मेंडल क्रॉस्ड पी प्लांट्स हैविंग राउंड ग्रीन सीड्स RRYY विद पी प्लांट्स हैविंग रिंकल्ड येलो सीड्स, दैट इज स्मॉल r कैपिटल Y। ठीक है, देखो क्या हुआ, कैपिटल R देन स्मॉल y। ठीक है, उसके बाद मेंडल ने क्या किया, एक और लिया, मेंडल ने एक और प्लांट किया। ले भाई, अकेले प्लांट का तो ब्रीडिंग हम करवा नहीं सकते, अकेले प्लांट का क्रॉस करवाने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए इन्होंने क्या लिया, एक पी प्लांट और लिया जिसके अंदर येलो सीड्स थी, येलो सीड्स के साथ में ये रिंकल्ड भी था, येलो सीड्स के साथ में क्या था, ये रिंकल था। ठीक है, अब इन सीड्स का क्या करवाया गया, क्रॉस करवाया गया।
कैसे करवाया गया, देखो कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, तो यहाँ देखो कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई, ठीक है। और यहाँ स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई, तो ये देखो स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक है। मतलब स्मॉल आर का मतलब क्या है, रिंकल्ड है, और स्मॉल वाई का मतलब क्या है, ग्रीन कलर है। स्मॉल वाई का मतलब क्या होता है, ग्रीन कलर होता है, और स्मॉल आर का मतलब क्या होता है, रिंकल्ड होता है। कैपिटल आर का मतलब क्या होता है, राउंड, और कैपिटल वाई का मतलब क्या होता है, येलो। अब जब हम दोनों का क्रॉस करवाएंगे तो दोनों का क्रॉस करवाने पे देखो क्या हुआ, या तो ये आर जो है ये इस आर से कनेक्ट हो जाए, ठीक है, मतलब ये आर वाई जो इस आर वाई से कनेक्ट होगा। चलो ये जो आर वाई है ये आर वाई से जब कनेक्टेड होगा तो हमें आंसर क्या मिलेगा, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। अब देखो डोमिनेंट रेट कौन सा था, जो कैपिटल आर है वो डोमिनेंट है, मतलब कि कैपिटल आर क्या होगा, येलो होगा। सो कैपिटल आर की जगह हमने क्या ले लिया, कैपिटल आर की जगह सॉरी वाई की जगह हमने लिया येलो, वाई की जगह लेना है येलो, और आर की जगह लेना है बिल्कुल राउंड शेप में लेना है आर की जगह पे। तो ये जो आर आर वाई वाई है जिसमें अंदर कैपिटल वाई भी है कैपिटल आर भी, मतलब कि क्या होगा, कैपिटल आर और कैपिटल वाई की वजह से क्या हुआ, ये जो सीड बनेगा नया ये एकदम राउंड बनेगा, और राउंड के साथ साथ येलो भी बनेगा। वैसे ही कैपिटल आर वाई स्मॉल आर वाई, अगेन ये तो हो गया सेम, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। द नेक्स्ट इज कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर सेम हो गया। अगेन कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इज इट सेम, कंप्लीटली सेम हो गया ये तो। चलो ये सेम हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, आपको रिंकल्ड वाला कोई भी नहीं मिला। अगर रिंकल वाला नहीं मिला तो क्या हम ये सोच लें, भाई राउंड मिला येलो मिला, तो क्या मैं ये सोच लूं कि ये कैपिटल आर कैपिटल वाई है, इज इट, कैपिटल आर कैपिटल वाई, क्या ये ऐसे होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, भाई सारे के सारे प्लांट ऐसे कैसे हो सकते हैं, सारे के सारे प्लांट ऐसे कैसे हो सकते हैं, जबकि हमारे पास स्मॉल आर भी था, हमारे पास स्मॉल वाई भी था, तो सारे ही प्लांट का जो जीनोटाइप होगा वो जीनोटाइप क्या होगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये क्या हो जाएगा किसी भी प्लांट का जीनोटाइप। इसमें से जो इसके जो भी प्लांट है F1 जनरेशन में उनका जीनोटाइप हो जाएगा कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। क्यों होगा, बिकॉज जो आपको प्रोजेनी मिलेगी, जो आपको प्लांट्स मिलेंगे वो देखो वो क्या होंगे, वो राउंड होंगे, और वो क्या होंगे, तो राउंड होने के साथ साथ में वो येलो कलर के होंगे, ठीक है, यहाँ लगाते येलो कलर के होंगे, क्योंकि स्मॉल आर स्मॉल वाई से तो कोई मतलब ही नहीं है। चलिए इसके बाद सिंस द F1 plants are formed after crossing P plants having green round seeds and P plant having yellow wrinkled seeds, F1 generation will have both these characters in them. However, as we know that yellow seed color and round seeds are dominant character, before the F1 generation will have yellow young seeds. Then this F1 progeny was self-pollinated and the F2 progeny was formed to have yellow and round seeds, green round seeds, yellow wrinkled seeds and green wrinkled seeds in the ratio of 9:3:3:1. क्या हुआ कि जो आपका पहले वाला एक्सपेरिमेंट था, उस एक्सपेरिमेंट में हमने क्या देखा था, एक हमने देखी थी पेरेंटल जनरेशन, और दूसरी हमने क्या देखी थी, F1 जनरेशन। दूसरी क्या होती है, F1 जनरेशन। जो F1 जनरेशन है, इस F1 जनरेशन का क्या करवाया जाएगा, इस F1 जनरेशन का फिर से क्रॉस करवाया जाएगा, मतलब कि सेल्फ पॉलिनेशन करवाया जाएगा। इस F1 जनरेशन का जब आप सेल्फ पॉलिनेशन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, तो आपको मिलेगा सारे ही तरह के प्लांट्स मिलेंगे, लेकिन वो 9:3:3:1 में होने वाले हैं, ठीक है। चलिए कैसे होगा, तो हमारे पास आंसर में क्या आया था, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। क्लियर, सेम चीज है कि साइड में जब इस तरफ होगा तब भी तो हम ये लिखेंगे कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है, कैपिटल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, ठीक है, दोनों ही साइड में ही हो गया। जब आप इसका सेल्फ पॉलिनेशन करवाओगे तो सेल्फ पॉलिनेशन करवाने से क्या मिलेगा, तो सेल्फ पॉलिनेशन करवाने से देखो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेंगे येलो राउंड सीड्स मिल जाएंगे, राउंड भी होंगे येलो भी होंगे, ग्रीन राउंड सीड्स मिलेंगे, ग्रीन कलर के राउंडेड सीड्स मिल जाएंगे, येलो कलर के रिंकल सीड भी हो सकता है, ग्रीन कलर के रिंकल सीड भी हो सकते हैं। तो इनका रेशियो कितना होगा, 9:3:3:1, ठीक है। चलिए सो यहां देखो क्या हुआ, आपको पता था कि भाई कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई ये हमारे पास था, ठीक है।
जब ये हमारे पास था तो हमने क्या देखा कि भाई सबसे पहले हमने ले लिया कैपिटल R स्मॉल r स्मॉल r कैपिटल Y, वैसे ही स्मॉल r स्मॉल y, कैपिटल R कैपिटल Y, कैपिटल R स्मॉल y, ठीक है, कैपिटल R स्मॉल y, ठीक है। सेम चीज हमने जो ली वो इस तरफ एक बार और ले ली, मतलब मैंने एक बार तो यहाँ लिया था इसको, उसके बाद मैंने इसको ले लिया यहाँ पर, ठीक है। अब जब इनका क्रॉस करवाया गया तो देखो देखो कुछ क्या कैसे हो रहा है, ग्रीन कलर के हो रहे हैं और राउंड हो रहे हैं, कुछ ग्रीन कलर के हो रहे हैं लेकिन क्रश्ड है, बहुत ज्यादा रिंकल्ड है, कुछ ग्रीन कलर के है राउंड है, कुछ ग्रीन कलर के है जिनके अंदर क्या है बहुत ज्यादा क्रश्ड है, मतलब बहुत ज्यादा राउंड हो रखे हैं और रिंकल्ड हो रखे हैं। तो देखो रिंकल्ड क्यों हुए, बिकॉज इनका जीनोटाइप डिफरेंट डिफरेंट है। ये वाला रिंकल क्यों हुआ, बिकॉज स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। अगर इसके अंदर येलो कलर है दैट मीन्स कि क्या होगा, जीनोटाइप के अंदर एक न एक ऐसा जीन जो है वो जरूर आएगा जो कि आपके येलो कलर को रिप्रेजेंट करता है, दैट मीन्स कि कैपिटल Y आएगा। देखो कैपिटल Y आया, स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y का मतलब क्या हो गया, जो प्लांट है वो एकदम रिंकल्ड होगा बिकॉज ये स्मॉल r है और Y कैपिटल है, इसका मतलब क्या हो गया, वो येलो कलर का होगा। सो आई होप कि ये चीज आपको क्लियर होगी किस तरह से इसको देखना है, ठीक है। चलिए, इन द अबव क्रॉस मोर देन 2 फैक्टर्स आर इन्वॉल्व्ड एंड दीज आर इंडिपेंडेंटली इनहेरिटेड। इसमें से 2 फैक्टर जो होते हैं इन्वॉल्व होते हैं, दोनों ही क्या है, इंडिपेंडेंटली इनहेरिटेड होते हैं, मतलब कि हमें एक्वायर करने की जरूरत नहीं होती है, हमारी बॉडी में ऑलरेडी जर्म से ही ये चीजें दे दी जाती है। सो क्वेश्चन 4th इज अ मैन विद ब्लड ग्रुप A मैरीज अ वुमन विद ब्लड ग्रुप O। एक पर्सन है जिसका ब्लड ग्रुप क्या है, A है, ठीक है। अब जैसे देखो ये एक पर्सन है जिसका ब्लड ग्रुप है A, इसका ब्लड ग्रुप है A। एक फीमेल है, एक फीमेल का ब्लड ग्रुप है O, इसका ब्लड ग्रुप है O, ठीक है। दोनों ने क्या कर लिया, शादी कर ली। शादी करने के बाद क्या हुआ, इनकी जो डॉटर हुई, ये जो इनकी डॉटर हुई उसका ब्लड ग्रुप क्या हो गया, उसका ब्लड ग्रुप आया O। नाउ is this information enough to tell you which of the traits blood group A और O is dominant और Y और Y not? अब आपको ये बताना है कि जो A O है, जैसे ग्रुप A इसका है, ब्लड ग्रुप O इसका है, इसका भी ब्लड ग्रुप O आ गया, तो ब्लड ग्रुप जो ये O है is this information enough to tell you which of the traits are dominant and recessive? दोनों में से कौन सा ट्रेट जो है वो डोमिनेंट है, कौन सा ट्रेट जो है वो रिसेसिव है, क्या आप इसको देख के बता सकते हो? तो हम बिल्कुल भी नहीं बता सकते। इसको देख के कोई भी नहीं कह सकता कि ये जो ट्रेट है वो रिसेसिव है या फिर डोमिनेंट है। अब चाहे आप किसी का भी ब्लड ग्रुप उठा के ले आओ, आपको कोई भी नहीं बता पाएगा कि ये डोमिनेंट है या फिर ये रिसेसिव है। कैसे पता करेंगे हम, तो भाई हम या तो करेंगे इसके हम किससे पता करेंगे, तो देखो ये इन्फॉर्मेशन तो ही गलत। दिस इन्फॉर्मेशन इज नॉट सफिशिएंट टू डिटरमाइन विच ऑफ द ट्रेट ब्लड ग्रुप A और O इज डोमिनेंट। कौन सा डोमिनेंट है, कौन सा रिसेसिव है, कैसे पता चलेगा, इनके जीनोटाइप से पता चलेगा। जीनोटाइप के अंदर अगर डोमिनेंट वाला ट्रेट बैठा है और वही विजिबल हो रहा है, इसका मतलब डोमिनेंट जो था उसने क्या किया, उस अपने आप को रिप्रेजेंट कर दिया। लेकिन जो रिसेसिव वाला है वो अपने आप को रिप्रेजेंट बिल्कुल भी नहीं करने वाला है। चलिए, ब्लड ग्रुप A और O is dominant. This is because we do not know about the blood group of all the progeny, because हमें all the progenies का blood group नहीं पता है, मतलब हमारे ग्रैंड टू ग्रैंड पेरेंट्स हो गए या हमारे अगर किड्स है, उनके किड्स है, उन सबके बारे में पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर उनके बारे में पता नहीं होगा तो फिर हम नहीं बता पाएंगे कि बेबी का जो ये इनका प्लांट है, सॉरी जो ये डॉटर है, उस डॉटर का ब्लड ग्रुप जो है वो डोमिनेंट था या रिसेसिव था। मतलब इसका जो डॉटर वाला जो ब्लड ग्रुप है O, ये डोमिनेंट है या रिसेसिव है, या फिर जो A है वो डोमिनेंट है या फिर रिसेसिव है। ये हम कैसे पता कर पाएंगे, ओनली इनके जीनोटाइप को देखकर पता कर पाएंगे। अब हो सकता है ना कि इसका जो ब्लड ग्रुप ये O आया है, हो सकता है कि दोनों ही O थे, पॉसिबल है, या हो सकता है कि इसके अंदर कैपिटल A था, A कैपिटल O था, लेकिन O जो है वो डोमिनेंट हो गया, ये भी पॉसिबल है। चलिए, सो वी डू नॉट नो अबाउट द ग्रुप ऑफ ब्लड ऑल द प्रोजीनी, जितनी प्रोजीनी से उन सबके ब्लड ग्रुप का हमें नहीं पता है। ब्लड ग्रुप A कैन बी जीनोटिपिकली AA और AO। ब्लड ग्रुप जो A है वो AA भी हो सकता है, AO भी हो सकता है। ब्लड ग्रुप जो O है वो भी OO या फिर AO हो सकता है। तो हमें कैसे पता चलेगा, इसलिए ये जो इन्फॉर्मेशन है इस कंक्लूजन को निकालने के लिए ये अभी अप्रोप्रिएट नहीं है, इट्स नॉट इनफ। इसके लिए और इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है कि इनके जीनोटाइप क्या होते हैं, उसके बाद ही हम बताएंगे कि कौन सा डोमिनेंट और कौन सा रिसेसिव ट्रेट है। नो,
हाउ इज द सेक्स ऑफ अ चाइल्ड डिटरमाइंड इन ह्यूमन बींग्स? ह्यूमन बींग्स के अंदर हम कैसे पता करते हैं कि लड़का है या फिर लड़की है? तो कैसे पता करेंगे भाई? फादर जो होता है वो क्या देता है हमें? एक नंबर ऑफ क्रोमोसोम देता है, एक देता है क्रोमोसोम हमें। मदर जो होती है वो भी क्या करती है? एक हमें डीएनए देती है, 50% डीएनए देती है उसको। चलो देखो होता क्या है, हमारी बॉडी के अंदर क्या है? सेल है। हमारी बॉडी सारी सेल से मिलकर बनी है। सेल के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? तो न्यूक्लियस के अंदर होता है एक साइटोप्लाज्मा, और उसके न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा? दैट इज क्रोमेटिन नेटवर्क। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? एक क्रोमेटिन नेटवर्क होता है। चलो ये क्रोमेटिन नेटवर्क क्या होता है? तो ये एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो इस न्यूक्लियस के अंदर पूरा ही बिखरा हुआ होता है, पूरा स्कैटर्ड होता है। लेकिन जैसे ही इसको डिवाइड होना होगा, इसको पता चल जाएगा कि अच्छा अब मुझे डिवाइड होना है, तो इसको जब पता चलेगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका ये कन्वर्ट हो जाएंगे आपके क्रोमोसोम्स में। ये आपके क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब ह्यूमन बॉडी के अंदर टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होते हैं? दैट इज 44। ह्यूमन बॉडी के अंदर होते हैं 44 क्रोमोसोम्स, दैट मीन 44 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसमें से 23 पेयर जो होता है 23 पेयर जो है 23 पेयर जो है वो क्या होते हैं? 23 पेयर आपके होंगे क्रोमोसोम के। जब इसका डबल करोगे, ओके 44 नहीं 46 होते हैं। चलो क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो 46 होते हैं। क्रोमोसोम्स 46 होते हैं। नाउ 46 का मतलब क्या होता है? 23 पेयर्स में होते हैं। 46 का मतलब क्या होगा? 23 पेयर्स के अंदर होंगे। 23 पेयर्स में से जो 22 पेयर्स होते हैं वो तो मेल और फीमेल दोनों के अंदर क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं। 23 पेयर्स में से 22 पेयर्स जो होते हैं वो मेल फीमेल में क्या होंगे? सिमिलर होंगे। नाउ जो 1 पेयर होता है खेल सिर्फ उसी का है। 1 पेयर जो है वो क्या होगा? मेल के अंदर तो होगा XY, मेल के अंदर क्या होगा? XY होगा। फीमेल के अंदर क्या होगा? वो होगा XX। अब मेल और फीमेल अपना कौन सा क्रोमोसोम जो है वो अपने डॉटर को देते हैं या अपने बेबी को देते हैं या अपनी आगे वाली प्रोजिनी को देंगे, सो उससे ही डिटरमाइन होगा कि उस बेबी का या उस प्रोजिनी का सेक्स क्या होने वाला है, वो कौन सा जेंडर में पैदा होने वाला है। सो देखो क्या होगा? XX था, यहाँ पे XY है, ठीक है। मदर तो दोनों ही केसेस में क्या देंगी? XX ही देंगी। अब चाहे वो ये वाला X दे दे चाहे वो ये X दे दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर जो फादर है वो क्या करेंगे? एक कंडीशन में देंगे X, एक कंडीशन में देंगे Y, ठीक है। अब देखो फादर का अगर XY है तो सन का भी क्या होना चाहिए? XY होना चाहिए। मतलब अगर फादर ने क्या किया है, अपना X और Y है इनके पास में, मदर के पास में है XX, एक बार करवाया, इस X का क्रॉस बाई चांस अगर इसके साथ हो जाता है तो ये बन जाएगा XX बन जाएगा। अगर इस वाले X का क्रॉस इस X के साथ हो जाता है तो भी XX बन गया, ठीक है। अगर इस X का क्रॉस इस Y के साथ हो जाता है तो क्या हो जाएगा? ये XY बन जाएगा। और अगर इस X का क्रॉस इस Y के साथ होता है तो भी क्या बन जाएगा? XY हो जाएगा। जो XY वाले है, ये जो XY बना है, ये XY का मतलब क्या होता है? बॉय है। और XX का मतलब क्या होता है? ये है गर्ल। अगर क्रोमोसोम जो है किसी भी बेबी के अंदर, किसी चाइल्ड के अंदर अगर क्रोमोसोम्स XX होंगे, दैट मीन्स कि वो चाइल्ड क्या है? वो है फीमेल। और अगर किसी चाइल्ड के अंदर जो क्रोमोसोम्स है वो XY है मतलब वो चाइल्ड क्या होगा? मेल होने वाला है। कैसे पता चला हमें? तो क्रोमोसोम्स में से। क्रोमोसोम क्या होते हैं भाई? न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं सेल के। टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं 46, जिसमें से पेयर्स होते हैं 23। 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है टोटल, पेयर होते हैं 23 पेयर जो है 22 पेयर जो है वो सिमिलर है। 1 पेयर जो है खेल उसका है, तो 1 पेयर का क्या होगा? दोनों में डिफरेंट होते हैं। जब ये 1 पेयर दोनों में डिफरेंट है तो इनके क्रॉस से क्या होगा? इनके क्रॉस से 50% चांसेस तो होंगे XX के, 50% चांसेस होंगे XY के, मतलब कि 50% चांस होंगे लड़की होने के और 50% चांस ही क्या होंगे? लड़के होने के होंगे, ठीक है। आई होप कि ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब आपको लिखना कैसे? तो ये पूरा आपका कंटेंट है कि आपको किस तरह से लिखना है। आपको लिखना है इन ह्यूमन बीइंग्स द फीमेल्स हैव 2 X क्रोमोसोम्स एंड द मेल हैव 1 X एंड 1 Y क्रोमोसोम। जैसा कि आपको बताया था अभी कि फीमेल में होता है XX क्रोमोसोम, मेल में होता है XY क्रोमोसोम। Therefore the females are XX and the males are XY. The gametes receive half of the chromosome. gametes जो होते हैं हाफ क्रोमोसोम रिसीव करते हैं। देखो यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पर इसका एक X अगर लिया था तो इसका दूसरा वाला ले लिया था। ऐसा नहीं है कि इसके भी दोनों ले लिए इसके भी दोनों ले लिए। देखो हर चीज जो होती है अपने आप में 100% होती है, ठीक है।
अगर आप मदर से भी 100% लोगे और अगर आप फादर से भी 100% लोगे तो क्या होगा, वो हो जाएगा 200%। दैट इज नॉट पॉसिबल। इसका मतलब हम क्या करते हैं, मदर से 50% लेते हैं, फादर से भी हम लेते हैं 50%, दोनों को मिक्स करके हम बना लेते हैं अपने आप को 100%। ठीक है, चलिए। द मेल गमेट हैव 22 ऑटोसोम्स। 22 ऑटोसोम्स मतलब दोनों ही सिमिलर होंगे, इनका कोई रोल नहीं होता है। आइदर एक्स और वाई आर सेक्स क्रोमोसोम्स, जो सेक्स डिटरमाइन करते हैं, जो ये बताते हैं कि लड़का है या फिर लड़की है, वो कौन सा होता है, वो एक ही होता है जिसको हम बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम। अगर मेल के अंदर हम देखेंगे तो सेक्स क्रोमोसोम क्या होगा, XY होगा। फीमेल के अंदर देखेंगे तो XX होगा। लेकिन जो 22 क्रोमोसोम्स होते हैं, 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, वो ऑटोसोम्स होते हैं। ठीक है, उनका कोई रोल नहीं होता इसके अंदर। देखो टाइप्स ऑफ मेल गमेट क्या होगा, 22 + X होगा, डेफिनेटली इसका 22 + Y हो सकता है। नाउ हाउएवर, since the females have XXX chromosomes, their gametes can only have XX chromosomes, ये हमको पता है, तो 22 + X हो सकता है। चलिए, thus the mother provides only X chromosomes. The sex of a baby is determined by the type of male gamete that fuse with the X chromosomes of the female. मतलब जो डिसाइड होता है कि बेबी जो है वो बेबी गर्ल है या बेबी बॉय है, ये कौन डिसाइड करता है, ये फादर का गमेट डिसाइड करता है, मतलब कि ये मेल गमेट डिसाइड करता है। इसमें फीमेल गमेट का कोई भी रोल नहीं होता है, बिकॉज फीमेल क्या करती है, दोनों ही केसेस में हमेशा XX देगी, मतलब कि सिमिलर देगी, और जब सिमिलर है तो चेंज बिल्कुल भी नहीं हो सकता। चलिए, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज what are the different ways in which individuals with a particular trait may increase in a population? देखो कौन कौन से डिफरेंट वेज हो सकते हैं जिसकी वजह से इंडिविजुअल्स विद अ पर्टिकुलर ट्रेट में इंक्रीज इन अ पॉपुलेशन, एक पर्टिकुलर ट्रेट की वजह से वो इंक्रीज हो जाए, पर्टिकुलर ट्रेट जो है वो उस पॉपुलेशन के अंदर इंक्रीज हो जाए किसी इंडिविजुअल का, वो हम कैसे पता करेंगे। इनके डिफरेंट वेज क्या क्या हो सकता है, तो एक हो सकता है नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन का मतलब क्या होगा, सपोज अगर एक ट्रेट है वो विजिबल हो गया, जैसे वो बीटल्स को याद करो, नेचुरल सिलेक्शन में तो हमेशा बीटल को याद रखना है। क्या करना है, रेड कलर के बीटल्स थे बहुत सारे, ठीक है, बहुत सारे रेड कलर के स्ट्रॉबेरी जैसे बीटल्स थे। फिर कौन आया, फिर आया एक क्रो, ये बड़ा सा क्या कौन आया, क्रो आया, मान लेना ये क्रो है भाई, ठीक है, ब्लैक कलर का क्रो आया। इसने इनको खाना शुरू कर दिया एक एक करके, ये बहुत सुंदर सुंदर लग रहा है, बहुत अच्छे अच्छे लग रहे हैं, टेस्टी टेस्टी, तो इन्होंने इनको खाना शुरू कर दिया। अब क्या हुआ, इनको समझ में आया कि अच्छा ऐसे तो हम खत्म हो जाएंगे, तो इन्होंने क्या किया, अपने आप के अंदर एक चेंज किया, और एक जो बीटल बना, जैसे जैसे रिप्रोडक्शन होता गया, धीरे धीरे जो बीटल बने उसमें से एक बीटल ऐसा बन गया जो ग्रीन कलर का हो गया। अब ग्रीन कलर का बीटल हुआ तो ग्रीन कलर की लीफ पे दिखाई नहीं दिया। जब वो वहां दिखाई नहीं दिया तो कौवे को लगा कि अच्छा ठीक है, रेड वाले बीटल खत्म हो गए, मतलब हमारा खाना खत्म हो गया, स्ट्रॉबेरीज खत्म, नहीं खरीद के लाएंगे, देखेंगे तब तक, ठीक है। तो क्या होगा, ये जो ग्रीन कलर के बीटल्स है ये क्या करेंगे, ये अपने आप को रिप्रोड्यूस करेंगे, बहुत ज़्यादा रिप्रोड्यूस करेंगे, बहुत सारे बीटल्स बना देंगे, और जब ये क्वांटिटी में बहुत सारे बीटल्स बन जाएंगे और ये जो रेड वाला है धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं, तो क्या बीटल्स की स्पीशीज खत्म हो गई, बिल्कुल नहीं हुई। क्यों नहीं हुई बीटल की स्पीशीज खत्म, बिकॉज बीटल जो थे उन्होंने क्या किया, अपने आप के अंदर किया चेंज, जो एक बीटल का ग्रीन कलर होते ही धीरे धीरे जो नई प्रोजेनी बनी उसमें ग्रीन कलर हुआ, तो ग्रीन कलर जो था वो क्रो को दिखाई नहीं दिया, इसलिए बीटल जो थे वो सरवाइव कर गए, अदरवाइज सारे के सारे बीटल्स जो थे वो मर जाते, बीटल्स की स्पीशीज पूरी खत्म हो जाती। लेकिन इस एक वेरिएशन की वजह से, सिर्फ इस एक चेंज की वजह से क्या हुआ, बीटल सरवाइव कर पाए। तो ये जो चेंज है ये किसकी वजह से होता है, ये होता है नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन का मतलब होता है कि नेचर जो होती है वो आपको सेलेक्ट करती है आपके सर्वाइवल के लिए। मतलब अगर आपके अंदर नेचर के साथ साथ चेंज होने की एबिलिटी है, इसका मतलब आप सर्वाइव कर जाएंगे। लेकिन अगर नेचर के साथ साथ चेंज होने की एबिलिटी नहीं है, दैट मीन्स कि आप अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। चलिए, सो नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है, व्हेन द ट्रेट्स ऑफर सम सर्वाइवल एडवांटेज, जब कोई ट्रेट जो है वो सर्वाइवल एडवांटेज अगर आपको देता है, दैट मीन्स कि क्या होगा, नेचुरल सिलेक्शन होगा। सर्वाइवल एडवांटेज ही तो था, अगर ग्रीन कलर के बीटल नहीं आते तो वो खत्म हो जाते रेड कलर के बीटल। भाई ग्रीन कलर का बीटल ऐसे शौक में थोड़ी ना आया था कि चलो ठीक है मैं भी आ जाना, कुछ रसना वसना कुछ लेके आता हूँ, कलर चेंज करके आता हूँ अपना, और नए बीटल बनाऊंगा तो मैं दूसरे कलर का बनाऊंगा, मुझे तुम्हारी बिरादरी में आना ही नहीं है। तो ऐसे नहीं आया था। वो क्यों आया था, बिकॉज क्रो जो है वो बीटल की स्पीशीज को खत्म करने वाला था, बट उसको सर्वाइव करना था अपने आप को, इसलिए क्या हुआ, एक ग्रीन कलर का बीटल आया, और उस ग्रीन कलर के बीटल की वजह से क्या हुआ, पूरी की पूरी स्पीशीज जो थी वो सर्वाइव कर गई। बस थोड़ा कलर चेंज हो गया, क्या हो गया, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कपड़े चेंज करते हो ना, वैसे इन्होंने अपना कलर चेंज कर दिया। चलो, दिस इज कॉल्ड नेचुरल सिलेक्शन, जहां नेचर आपको सेलेक्ट करती है फॉर द सर्वाइवल एडवांटेज। चलिए, नेक्स्ट वन इज जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट हो सकती है व्हेन सम जीन्स गवर्निंग दैट ट्रेट बिकम कॉमन इन अ पॉपुलेशन। कोई जीन ऐसा हो
जिसके अंदर कोई पर्टिकुलर ट्रेट हो और वो जो है वो अपने आप ही कॉमन हो जाए पॉपुलेशन के अंदर, तो ये भी एक वे हो सकता है आपके इंडिविजुअल में एक पर्टिकुलर ट्रेट को इंक्रीज करने का। ठीक है, एक हो सकता है व्हेन दैट ट्रेट गेट्स अक्वायर्ड ड्यूरिंग द इंडिविजुअल्स लाइफ। अगर कोई इंडिविजुअल है, उस इंडिविजुअल ने अगर कोई ट्रेट ऐसा था जो कि अपने लाइफ टाइम के अंदर एक्वायर किया है, तो भी पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है? तो थर्मोफिलिक बैक्टीरिया से उन्होंने क्या किया था भाई, कोई ना कोई बैक्टीरिया ऐसा हुआ होगा ना जिसकी बॉडी के अंदर चेंजेस होने लग गए, जिसकी डीएनए में चेंजेस होने लग गए, उसकी वजह से उसकी नेक्स्ट प्रोजेनी में भी चेंज हुआ और वो सर्वाइव कर गए। तो क्या हुआ, चेंज अपने आप हुआ, लाइफ टाइम अपने ही लाइफ टाइम में एक्वायर किया ना। ऐसा तो नहीं है कि मर के वापस आया था कि ठीक है मेरा पुनर्जन्म हुआ, मैं अपना ये वेरिएशन लेके आया हूँ, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ था। ऐसा नहीं हुआ था, इसका मतलब क्या है, इन्होंने अपनी लाइफ टाइम में उस चीज को एक्वायर किया था और उसी की वजह से क्या हुआ, वो थर्मोफिलिक बैक्टीरिया जो थे वो अपने आप को बचा पाए, अपनी स्पीशीज को बचा पाए। चलिए देखो इसमें क्या हो रहा है, कौन सा नेचुरल सिलेक्शन और कौन सा इसके अंदर है आपका जेनेटिक ड्रिफ्ट। तो ये तो आप मुझे बता ही सकते हो जेनेटिक ड्रिफ्ट कौन सा है। तो देखो जेनेटिक ड्रिफ्ट कौन सा है, ये वाला है, ये जो एलिफेंट फुट वाला है, ये जेनेटिक ड्रिफ्ट है। ये जेनेटिक ड्रिफ्ट क्यों है, बिकॉज जेनेटिक ड्रिफ्ट का मतलब क्या होता है, एक सडन चेंज होता है और उस सडन चेंज की वजह से पूरी की पूरी स्पीशीज जो थी वो खत्म हो सकती थी, लेकिन फिर भी बच गई। क्यों बच गई? लक बाई चांस, लक बाई चांस बच गई भाई, किस्मत थी, हाथों की लकीरों में लिखा था कि हाँ ये बचेगी तो बच गई। ठीक है, इनके हाथों की लकीरों में नहीं लिखा था। चलो क्या हुआ, यहाँ पर देखो रेड बीटल्स थे, रेड बीटल थे, इनको मस्ती सूझी कि मजे करते, थोड़े से मजे करते करते इसने क्या किया कि चेंज कर लिया अपने आप में, इसने अपना कलर चेंज कर लिया। अब क्या हुआ, कलर चेंज किया, फिर थोड़ा और ना अपने आप को ग्रो किया, ग्रो करते करते देखो ये 1 से 3 हो गए। ठीक है, ब्लू कलर के बीटल 3 हो गए। अब यहाँ क्या हुआ, एलिफेंट का एक फुट पड़ा, एकदम ऐसे जा रहे थे एक दिन सारे पार्टी करने के लिए, तो ये लोग क्या नाराज थे थोड़ा, ब्लू कलर वाले, रेड वाले भी इनसे नाराज थे कि ठीक है ये तो हमारी बिरादरी में है नहीं, ये हमसे थोड़े अलग दिखते हैं तो हम इनको नहीं बुलाएंगे। अब आए कौन से, रेड बीटल्स आए। वहां पे उसी पार्टी में क्या हो गया, एलिफेंट जो था उसने अपना पैर रख दिया, तो सारे के सारे रेड बीटल जो थे वो किस्मत की वजह से वो खत्म हो गए, लक बाई चांस था कि ये खत्म हो गए। ठीक है, अगर ये भी पार्टी में गए होते तो नहीं बच पाते, बट ये तो हो गए खत्म। अब कौन बच गया, सिर्फ ब्लू कलर के बीटल बच गए। ब्लू कलर के बीटल जो अपने आप को रिप्रोड्यूस करेंगे तो ब्लू कलर के बीटल ही बनाएंगे, तो देखो बीटल की स्पीशीज खत्म नहीं हुई है। दिस इज कॉल्ड जेनेटिक ड्रिफ्ट, कि अचानक से एक चुटकी बजी, चेंज हुआ, हो गया खत्म सब कुछ। ठीक है, तो परी तो आई ही नहीं थी, लेकिन ठीक है एलिफेंट को भेज दिया था, तो एलिफेंट का फुट हमने यहाँ रखा, सब कुछ चेंज हो गया, 1 सेकेंड में, पल भर में सब कुछ चेंज, और क्या रह गया, ओनली ब्लू कलर के बीटल्स वहां पर रह गए जो कि वहां पर सर्वाइव कर रहे हैं। ठीक है, ऊपर वाले में देखो क्या हो रहा है, नेचुरल सिलेक्शन हो रहा है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। और ये वो है जो हम लोग एक्वायर करते हैं। एक्वायर कैसे करते हैं भाई, क्या हुआ, जो आपके बीटल्स थे जहां रह रहे थे वहां खाना कम हो गया, किसी रीजन से वहां का खाना कम हो गया, वहां जो पत्तियां ये बीटल्स जो खा रहे थे वो कम हो गई। अब वो जब उनको खाना नहीं मिला तो ये बेचारे बिल्कुल पतले से हो गए, सूख से गए। ठीक है, धीरे धीरे क्या हुआ, थोड़े टाइम बाद में फिर से वो जो फूड था, वो प्लांट था, वो ग्रो होने लग गया, वो पत्तियां जो थी वो फिर से आ गई, इनके खाने जो है प्रॉपर मिलने लग गया इनको खाना। तो अब क्या हुआ, देखो ये फिर से ग्रो कर गए। होता नहीं है 10 दिन अगर 15 दिन मम्मी बाहर चली जाए तो हमारा खाना बनाने का मूड नहीं होता, हम क्या करते हैं, मैगी पे तो जिंदा रह ही लेते हैं। अब मैगी पे जिंदा रहते हो तो क्या होता है, या तो हम बिल्कुल सूख जाते हैं, बहुत वीक हो जाते हैं, और बहुत वीक के साथ साथ क्या हो सकता है, या तो ऐसा हो सकता है किसी की बॉडी तो होती है बिल्कुल ही मतलब पतली सी हो गई, वजन कम हो गया, ये हो गया वो हो गया, या होता है मैगी खा खा के क्या होता है, मोटे हो जाते हैं, क्योंकि फास्ट फूड है, बॉडी के अंदर पूरा स्टोर हो रहा है वो भी हमारे। ठीक है, तो फास्ट फूड से तो हमेशा क्या होती है, ओबेसिटी होती है, तो मोटे हो गए, लेकिन अंदर से बहुत ज्यादा वीक हो गए, बहुत ज्यादा वीक हो गए। तो क्या हुआ, मम्मी आई, फिर मम्मी ने देखा अच्छा मेरा बेटा बहुत वीक हो गया, कोई बात नहीं, रोज बादाम घिस घिस के पिलाने लगे। जब बादाम पिलाई तो क्या हुआ, फिर से हम हो गए मोटे ताजे, अच्छे हो गए, हेल्दी भी हो गए, वीकनेस भी खत्म हो गई। क्यों हो गई, कुछ सोच समझ के किया था क्या, नहीं ना, ये तो एक्वायर्ड था ऑलरेडी। एक्वायर्ड क्यों था, हमारी लाइफ टाइम में हमने एक्वायर किया था भाई। ठीक है, एक टाइम पे खाना नहीं मिला इन बेचारों को तो ये ऐसे हो गए, लेकिन जब फिर से खाना मिलने लग गया तो क्या हुआ, फिर से नॉर्मल कंडीशन में आ गए, मतलब यहाँ आ गए। चलिए, the next question is why are traits acquired during the lifetime of an individual not inherited। जो acquired traits होते हैं वो inherit क्यों नहीं होते हैं। ठीक है, अब सपोज मैं ये चाह रही हूँ कि ठीक है मुझे ना बायोलॉजी पढ़ानी आती है, तो मैं ये चाहती हूँ कि मेरी जो नेक्स्ट प्रोजेनी हो उसको भी बायोलॉजी अच्छे से पढ़ानी आनी चाहिए। क्या बेवकूफ़ी वाली बात है भाई, आप लोग भी सोच रहे होंगे कि मैम क्या बोल रहे हो, कि अगर आपको आता है इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आपकी नेक्स्ट प्रोजेनी को भी आएगा। कोई कुक है, उसको अच्छे से खाना पकाना आता है, लेकिन उसकी नेक्स्ट प्रोजेनी को वो चाह रहा है कि नहीं 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 मेरी जो बेटी या बेटा है उसको भी अच्छे से खाना पकाना आना चाहिए, वो इनहेरिट होना चाहिए, तो ये इनहेरिट थोड़ी ना होगा।
ये तो एक्वायर्ड ट्रेट था, आपने एक्वायर किया। क्या उस एक्वायर्ड ट्रेट से आपके जीन में कोई भी इफेक्ट हुआ? नो। आप सिंगिंग अगर अच्छी करते हो, क्या आपके जीन में कोई इफेक्ट होगा? बिल्कुल नहीं होगा। आप कुकिंग अच्छी कर लेते हो, क्या आपके जीन में कोई इफेक्ट हुआ? क्या आपके जीन में कुछ चेंज हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। फुटबॉल अच्छा खेल लेते हो, तो क्या जीन में चेंज होगा? नहीं होगा। जब तक जीन्स में चेंज नहीं होगा, जब तक डीएनए में चेंज नहीं होगा, कोई भी ट्रेट जो है वो इनहेरिट नहीं हो सकता। अगर आपके डीएनए में चेंज हो चुका है, दैट मीन्स कि वो ट्रेट जो है वो इनहेरिट हो जाएगा। लेकिन अगर डीएनए में चेंज नहीं है, तो आपका वो जो ट्रेट है वो इनहेरिट नहीं होने वाला है। इसीलिए एक्वायर्ड ट्रेट जो होते हैं, जो हमारी लाइफ टाइम में अर्जित करते हैं, जो हमारी लाइफ टाइम में हम अर्न करते हैं, वो एक्वायर्ड ट्रेट कभी भी इनहेरिट नहीं होते हैं इन एनी कॉस्ट, किसी कॉस्ट पे नहीं होंगे। This happens because an acquired trait involves change in non-reproductive tissues, that is somatic cells, which cannot be passed on the germ cells or the progeny. Therefore, these traits cannot be inherited. As I told you कि जब तक कि somatic cells के अंदर change हो रहा है, that is okay. जैसे ही germ cells में change होगा, genes में change होगा, वैसे ही क्या होगा, वेरिएशन हो जाएगा, वो चीज़ इनहेरिट हो जाएगी। लेकिन जब तक कि सिर्फ सोमैटिक सेल्स में चेंज हो रहा है, तब तक कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, चलिए देखो इसके अंदर क्या हो रहा है। ये फुटबॉल खेल रहा है, ये जो है इसको किताबों का बहुत शौक है, बहुत से सब कुछ पढ़ना लिखना सब कुछ आता है। तो क्या पॉसिबल है कि इनके जो बच्चे होंगे, इनके जो बेबीज होंगे, क्या उनको भी फुटबॉल अच्छा खेलना आएगा और लिखना पढ़ना आएगा? बिल्कुल नहीं। सेल में तो कोई चेंज हुआ ही नहीं, और जब तक हमारे सेल्स में चेंज नहीं होता है, जब तक कि हमारे जर्म सेल्स में चेंज नहीं होता है, तो जर्म सेल क्या है ना, थोड़े से मतलब वो कहता है सेल्फिश वाले, कि मुझे तो जो चीज़ नहीं मिली है, जो चीज़ आप लोगों ने सीख ली, मुझे मिली नहीं तो मैं आगे क्यों दूँ? तो मुझे नहीं मिली मैं क्यों दूँ आगे? बात खत्म, वो नहीं देगा आगे। ठीक है, चलिए। The next question is, why are the small numbers of surviving tigers a cause of worry from the point of view of genetics? जो टाइगर्स की क्वांटिटी कम हो रही है, जो टाइगर्स जो है वो नंबर ऑफ सर्वाइविंग टाइगर्स जो है वो बहुत कम हो चुके हैं, इसकी वजह से देखो द जेनेटिक के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो टेंशन की बात क्यों है, ये आपको बताना है। चलिए, स्मॉल नंबर ऑफ टाइगर्स मीन्स दैट फ्यूअर वेरिएशन इन टर्म ऑफ जीन्स आर अवेलेबल। भाई अगर जितने ज़्यादा कम टाइगर्स है, उतना ही ज़्यादा कम वेरिएशन होगा। क्यों होगा? जितने ज़्यादा लोग हैं, सबके अंदर कोई ना कोई चेंज हो रहा है, और अगर मैं वो उस कोई ना कोई चेंज को अगर मैं इकट्ठा करूँ तो एक बड़ा चेंज होगा। लेकिन अगर टाइगर्स है ही नहीं, तो रिप्रोडक्शन के लिए तो बहुत कम टाइगर्स है, बहुत कम टाइगर्स है, तो उनका जो वेरिएशन होगा वो भी बिल्कुल माइनर सा होगा, वो भी ज़्यादा चेंज नहीं होने वाला है। तो जीन्स के अंदर कोई भी चेंज नहीं होगा। दिस मीन्स दैट व्हेन दीज टाइगर्स रिप्रोड्यूस, देयर आर less chances to producing progeny with some useful variation. Hence, it is a cause of worry from the point of view of genetics. Genetics के point of view से क्या होता है भाई, जितने ज़्यादा लोग होंगे, जितने ज़्यादा मेंबर होंगे किसी स्पीशीज के, उतना ही ज़्यादा क्या होगा, वेरिएशन होगा। लेकिन अगर मेंबर बिल्कुल ही कम हो गए तो वेरिएशन क्या होगा, बिल्कुल ही कम हो जाएगा। इसीलिए जेनेटिक्स के अंदर अगर हम इस जेनेटिक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो टाइगर्स बहुत कम हो गए हैं ना, इसका मतलब है कि उनका वेरिएशन कम हो गया है। तो ये बहुत वरी की बात है, टेंशन की बात है ये, ठीक है। बट आपको टेंशन नहीं लेनी है, आपको तो सिर्फ एग्जाम की टेंशन लेनी है। आपको उससे कोई मतलब नहीं है कि टाइगर जो है कम हुए ज़्यादा हुए, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए, व्हाट फैक्टर्स कुड लीड टू द राइज ऑफ अ न्यू स्पीशीज? न्यू स्पीशीज के राइज का क्या क्या फैक्टर हो सकता है? तो नई स्पीशीज कैसे बनती है? एक तो जैसे हम बोल रहे हैं कि एक प्रोजेनी थी, उसके अंदर चेंज हुआ, उसके आगे की जनरेशन में फिर चेंज होगा, फिर चेंज होगा, कंटिन्यूअसली ऐसे चेंजेस वो होंगे, क्या होंगे, वो अक्यूमुलेट होंगे वो सारे वेरिएशंस, और एक नई स्पीशीज बन जाएगी, ठीक है। या फिर क्या हो सकता है, जेनेटिक ड्रिफ्ट हो सकता है, जैसा कि वो ब्लू बीटल्स का था। रेड बीटल्स के ऊपर क्या हुआ था, एलिफेंट का फुट आ गया था, तो जो ब्लू बीटल्स थे वो सारे ब्लू बीटल्स सर्वाइव कर गए, तो एक नया बन गया। भाई भले ही बीटल्स है लेकिन कलर तो चेंज हो गया। या हो सकता है हमारा नेचुरल सिलेक्शन, क्योंकि क्रो था, रेड कलर के बीटल्स को खा रहा था, और एक भाई साहब आए कि मैं तो ग्रीन कलर को, अब मुझे खा के बताओ, तो दिखेंगे ही नहीं तो खाएंगे कैसे। तो वो जो ग्रीन कलर वाले थे उनमें क्या हुआ, नेचुरल सिलेक्शन हुआ, इसकी वजह से वो सर्वाइव कर गए और उनको क्रो ने नहीं खाया। चलिए, तो ये सारे वेज हो सकते हैं एक नई स्पीशीज को प्रोड्यूस करने के। तो नेचुरल सिलेक्शन हो सकता है, जेनेटिक ड्रिफ्ट हो सकता है, एक्विजिशन हो सकता है ट्रेट का ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ एन इंडिविजुअल कैन गिव राइज टू न्यू स्पीशीज। चलिए, सो आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। हम बाकी के क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बिकॉज हमें सबको मिला के खिचड़ी नहीं बनानी है, तो थोड़ा इसमें कर लिया, थोड़ा हम आगे करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके पूरा चैप्टर रिवाइज करना है। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ में। थैंक यू सो मच।